हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ चीज ऐसा हम लोग पढ़ने वाले होंगे जिसके बारे में हम लोग सर्टेन नहीं होंगे। मतलब क्या होगा कि कुछ डायलेमा बाकी रह जाएगा। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कुछ ऐसा प्रिंसिपल दिया जिसके थ्रू हम लोगों को अनसर्टेनिटी के बारे में पता चलेगा। मतलब जो भी आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसमें आप सर्टेन नहीं हो सकते हैं कि हाँ भाई एकदम 100% सर्टेन है कि ये सही है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। तो हाइजेनबर्ग के दिमाग में क्या चला, पहले हम उसको आपको डिस्कस कर देते हैं, तब है जो कि उसका न्यूमेरिकल पोर्शन पर जाएंगे। ठीक है, तो पहले तुम ऐसे समझो कि सपोज करो कि इतना बड़ा स्टिक है, इतना बड़ा स्टिक है। ठीक है, और कोई ऐसा पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल जो तुमको दिख नहीं रहा है। सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन सब चीजों का तुम क्या करना चाहते हो, पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, जो तुमको दिख नहीं रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम किसी ना किसी चीज से उसको क्या कराओगे, इंटरेक्ट कराओगे। कोई भी चीज जो तुमको नहीं दिख रहा है और अगर उसके बारे में तुम जानना चाहोगे तो उसको किसी चीज से इंटरेक्ट कराओगे। ठीक है, तो अगर जो एक एलिमेंट्री पार्टिकल जो तुमको दिख नहीं रहा है और उसको तुम अगर इस स्टिक से इंटरेक्ट करवाते हो तो क्या होगा बताओ। तो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अगर इस स्टिक से इंटरेक्ट किया है इसका मतलब या तो यहां पर होगा वो, या तो यहां पर होगा, या तो यहां पे होगा, या तो यहां पे होगा, या तो यहां पर होगा, कहीं ना कहीं स्टिक पर ही होगा वो। फिर से एक बार सुनो, जो भी पार्टिकल तुमको नहीं दिख रहा है अगर वो इस स्टिक से टकराएगा तो तुमको दिख नहीं रहा है, तुम श्योर नहीं हो कि यही टकराएगा या यही टकराएगा या यही टकराएगा, श्योर नहीं हो। लेकिन ये तो श्योर शॉट ना हो कि अगर वो इस स्टिक से टकराया है, कोलाइड किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी लेंथ पर है। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम पोजीशन में सर्टेन नहीं हो। तुम ये बोल सकते हो कि हाँ यार यहां से यहां के बीच में कहीं ना कहीं है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगर जो मान लो कि किसी एलिमेंट्री पार्टिकल को तुम इस स्टिक से स्ट्राइक करवाते हो, ठीक है, तो अगर इस स्टिक से स्ट्राइक करेगा तो हर हालत में पार्टिकल या तो यहां होगा, या तो यहां होगा, या तो यहां होगा, या तो यहां होगा, मतलब इन बिटवीन 2 पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसमें जो है तुम ये नहीं बता सकते हो कि यहीं पर है, लेकिन ये तुम श्योर शॉट हो कि यहां से यहां के बीच में। तो हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए कि कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल जो आपको दिख नहीं रहा है वो अगर किसी बड़े स्टिक से टकराता है तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी इतना बड़ा होगा, और अगर छोटे स्टिक से टकराता है तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी इतना होगा। मतलब तुम श्योर नहीं हो कि यहीं पर है, लेकिन हाँ इस स्टिक से टकरा रहा है इसका मतलब फिक्स है कि कहीं ना कहीं यहीं पर होगा। इस स्टिक से टकरा रहा है मैंने फिक्स है कि कहीं ना कहीं यहीं होगा। अरे अगर इससे नहीं टकराएगा तब तो तुम श्योर होगे क्या कि यहाँ पर नहीं है, किसी दूसरे जगह पर। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर बड़ा स्टिक से कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल टकराता है जो आपको दिख नहीं रहा है तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा। ये बताइएगा कि यहाँ से यहाँ के बीच में, लेकिन कहाँ पर है आप नहीं बता सकते हैं। और अगर छोटे स्टिक से कोई एलिमेंट्री पार्टिकल टकराता है तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगा जो कि कम होगा। ठीक है, वही हालत है कि इसका फोटोन के साथ स्ट्राइक करने पर। तो पहले तो हम स्टिक के हेल्प से समझाएं, अब तुम फोटोन के हेल्प से समझो। अगर कोई एलिमेंट्री पार्टिकल किसी फोटोन से टकराता है जिसका वेवलेंथ बड़ा है तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा। रीजन क्योंकि वेवलेंथ बड़ा है तो या तो यहां से टकराया होगा, या तो यहां से टकराया होगा, या तो यहां से टकराया होगा, या तो यहां से टकराया होगा। ठीक है, और अगर जो वेवलेंथ छोटा है तो टकराएगा उसमें तो तुम बताओगे कि हाँ इतना लोकेशन के बीच में कहीं ना कहीं होगा, और यहाँ पर तुम बताओगे कि यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन पर क्या पहुंचे
कि अगर फोटोन का वेवलेंथ बड़ा है तो उससे जो टकराएगा उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा, और जिस फोटोन का वेवलेंथ कम है उससे अगर कोई एलिमेंट्री पार्टिकल टकराएगा तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो यही यहाँ पर लिख दिए। पहले हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं ना कि हाइजेनबर्ग के दिमाग में क्या चला, उसके बाद वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए। पहले थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन, पहले थ्योरेटिकल व्यू आपको देखना है, ठीक है। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना है, तो एक जगह पढ़िएगा तो दोनों जगह पर क्लियर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ समझिएगा क्या बोला गया है। कह रहा है कि फॉर मिनिमम एरर इन पोजीशन, मतलब अगर पोजीशन में आपको एरर कम चाहिए तो वेवलेंथ कम होना चाहिए। ये तो अभी ही डिस्कस किए, तो वही बोल रहा है कि अगर पोजीशन में एरर मिनिमम चाहिए, ठीक है, किसी भी टाइनी पार्टिकल का अगर पोजीशन में एरर मिनिमम चाहिए तो उसको कम वेवलेंथ वाले फोटोन से इंटरेक्ट करवाना पड़ेगा। तो वही दिया हुआ, वेवलेंथ ऑफ इंटरेक्टिंग फोटोन शुड बी स्मॉल। तो हम लोग क्या देखे कि अगर डेल्टा एक्स अगर आपको कम चाहिए तो हर हालत में जो पार्टिकल होगा उसको छोटे वेवलेंथ वाले फोटोन से इंटरेक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये चीज समझना कि अगर जो तुम छोटे वेवलेंथ वाले फोटोन से इंटरेक्ट करवाते हो तो वेवलेंथ कम है तो उस फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा तुमको कि तुमको पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम चाहिए तो वेवलेंथ कम लेना पड़ेगा, और जैसे ही वेवलेंथ कम लोगे तो उस फोटोन का एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर फोटोन का एनर्जी ज्यादा है तब तो वो जिससे भी टकराएगा उसके मोमेंटम में चेंज ज्यादा कर देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्लियर कट बात है। तो वही लिखा हुआ है कि इट विल चेंज द स्पीड ऑफ टाइनी पार्टिकल बाय लार्ज एक्सटेंट। मैंने कहने का सेंस क्या है कि पोजीशन में आपको अनसर्टेनिटी कम चाहिए, ठीक है, माने ज्यादा करेक्टनेस आपको चाहिए, पोजीशन में अनसर्टेनिटी आपको कम चाहिए तो वेवलेंथ कम होना चाहिए इंटरेक्टिंग फोटोन का, और अगर इंटरेक्टिंग फोटोन का वेवलेंथ कम है तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा। किसका? फोटोन का। अब उस फोटोन का जिसका एनर्जी ज्यादा है अगर उसके हेल्प से किसी चीज के बारे में पता करना चाहिएगा तो फोटोन तो बहुत तेजी से उसको टकराएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ टकराएगा। तो जो नापने गया था उसमें क्या करेगा कि वो ज्यादा से चेंज कर देगा। ये क्लियर कट बात है। एक छोटा ये है पार्टिकल और इससे कोई आकर के टकराएगा तो एक हुआ कि कम एनर्जी से टकरा करके गया और उसका कैलकुलेशन के हिसाब से आप इसके बारे में पता करना चाह रहे हैं, और एक हुआ कि ज्यादा तेजी से टकरा करके उधर गया। तो जब ज्यादा तेजी से, ज्यादा एनर्जी से, ज्यादा मोमेंटम से जब टकरा करके जाएगा तो क्या होगा कि इसमें वो लार्ज चेंज ना कर देगा, इसके मोमेंटम में जी, इसके वेलोसिटी में लार्ज चेंज कर देगा। तो वही बोला गया है कि अगर पोजीशन में एरर कम चाहिए तो आपको हर हालत में वेवलेंथ कम वेवलेंथ वाला फोटोन लेना पड़ेगा, और अगर कम वेवलेंथ वाला फोटोन लीजिएगा तो उस फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा, और वो फोटोन जब टकराएगा किसी से तो आगे वाले के वेलोसिटी में, आगे वाले के मोमेंटम में क्या करेगा, ज्यादा का चेंज करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि अगर जो आगे वाले के स्पीड में, आगे वाले के मोमेंटम में ज्यादा का चेंज करता है, इसका मतलब क्या है कि जिस पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं फोटोन के थ्रू, उसके क्या होगा, स्पीड में एरर है जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि अगर पोजीशन में एरर कम चाहिए तो फोटोन का वेवलेंथ कम होना चाहिए, इसका मतलब उसका एनर्जी ज्यादा होगा फोटोन का, इसका मतलब जिससे वो टकराएगा उसके मोमेंटम में ज्यादा चेंज कर देगा या वेलोसिटी में ज्यादा चेंज कर देगा। इसका क्या मतलब हो गया कि वेलोसिटी में एरर जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, कि जब भी आप किसी पार्टिकल के या टाइनी पार्टिकल के पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम चाहिएगा, उसके स्पीड में या कहिए कि उसके मोमेंटम में एरर आपको क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है, या अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा। तो हाइजेनबर्ग इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर एक को कम करते हैं तो दूसरा ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मल्टीप्लिकेशन को आप जीरो नहीं कर सकते हैं।
अरे यार इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन को जीरो तुम कब करते या एकदम कब घटा करके जीरो के बराबर करते, जब ये भी बहुत घट जाए और ये भी बहुत घट जाए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या था कि अगर एक को घटाते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है, या एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा क्या होता है, घट जाता है। अरे जो डेल्टा v के साथ होगा वही मोमेंटम के साथ होगा, वही मोमेंटम के साथ होगा, क्योंकि डेल्टा p का वैल्यू m डेल्टा v, डेल्टा p का वैल्यू क्या होगा, m डेल्टा v, मास कांस्टेंट माना गया है तो m डेल्टा v हो गया। तो अगर इसमें ज्यादा का होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ज्यादा का होगा, ये बताने की बात नहीं है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग जो है वो इसी कंक्लूजन पर पहले थ्योरेटिकली पहुंचते हैं, क्या कि किसी भी टाइनी पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो फोटोन से टकराने की जरूरत नहीं, इंटरेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है, तब तो कहीं पर वो होगा, कुछ मोमेंटम होगा। लेकिन अगर किसी फोटोन को आप किसी टाइनी पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं किसी के भी हेल्प से, लेकिन सबसे छोटा पार्टिकल किसको माना गया, फोटोन को, तो फोटोन से टकराएंगे तो वो ज्यादा करेक्ट देने का चांस है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से टकराओगे तो और ज्यादा एरर देने का चांस है, ठीक है। तो खैर वो सब छोड़ो, तो हाइजेनबर्ग जो है वो इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि अगर किसी टाइनी पार्टिकल के पोजीशन के बारे में और मोमेंटम के बारे में अगर एक साथ जानना चाहोगे तो ये दोनों उल्टा चलता है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि अगर x में तुम एरर कम करना चाहोगे, उसके पोजीशन को जितना ज्यादा करेक्ट जानना चाहोगे उतना ही ज्यादा मोमेंटम में करेक्टनेस क्या होगा, कम होगा। या पोजीशन में अगर तुम एरर को कम करोगे तो मोमेंटम में एरर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके बेसिस पर वो क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि डेल्टा x इंटू डेल्टा v को जीरो नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक को जैसे ही घटाएंगे दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरा को क्या करेंगे कि घटाएंगे तो पहला क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन को आप जीरो पर नहीं पहुंचा सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। एग्जैक्ट इसको तुम जीरो कर दोगे तभी ना पहुंचेगा, तो एग्जैक्ट जीरो तो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो पोजीशन कब होगा, जब क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, जीरो होगा। तो फोटोन का वेवलेंथ तो जीरो हो नहीं सकता है, तो इसको तुम एग्जैक्ट जीरो भी नहीं कर सकते। अगर कोई एक भी एग्जैक्ट जीरो हो जाता तो जीरो हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो तो होता नहीं, ठीक है। थ्योरेटिकली बोल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली डेल्टा x जो है वो जीरो नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि डेल्टा x जो है वो किसके बराबर होगा, वेवलेंथ ऑफ फोटोन के बराबर होगा। जितना इसको घटाइएगा ये वाला है जो कि क्या होगा, डेल्टा x उतना ही कम होता जाएगा, लेकिन जीरो आप नहीं कर सकते। खैर छोड़ दो वो सब। तो फाइनल कंक्लूजन पर हम लोग क्या पहुंचे, या हाइजेनबर्ग फाइनल कंक्लूजन पर क्या पहुंचे कि किसी भी टाइनी पार्टिकल के डेल्टा x और डेल्टा v के मल्टीप्लीकेशन को जीरो नहीं किया जा सकता है। और एक अगर घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये कहानी तुम नहीं भी जानते तो ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं बनता, न्यूमेरिकल बन जाता है। लेकिन इस कहानी को जानने से क्या हो जाता है ना कि थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर होगा। हो सकता है थ्योरेटिकली पूछ दे सकता है, ठीक है, कि अगर जो इंटरैक्टिंग फोटोन का वेवलेंथ आप बढ़ाते हैं तो बताइए कि जिस पार्टिकल का आप मोमेंटम निकालना चाहते हैं उसके मोमेंटम में कमी होगा, मोमेंटम के एरर में कमी होगा या इंक्रीज करेगा। तो आप ऐसे करिए, कैसे सोचिएगा, अगर इस थ्योरी को पढ़े हुए हैं तो थ्योरी इसलिए बताया गया है ना कि इसको अगर आप जान जाते हैं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। बाकी तो न्यूमेरिकल में लोग देखते हैं, न्यूमेरिकल में तुम ये नहीं भी जानते हो तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत होगा, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल में दिक्कत होगा। तो क्या बोले थे कि अगर जो आपको मोमेंटम में मिनिमम एरर चाहिए तो किस ढंग के फोटोन से इंटरेक्ट कराना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे सोचेंगे कि मोमेंटम में एरर क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन, हमको पोजीशन में एरर क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और पोजीशन में मैक्सिमम एरर कब होगा, जब वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा वेवलेंथ वाले फोटोन से अगर टकराएंगे तो मोमेंटम में क्या हो गया, एरर कम हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही था। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि डेल्टा x कम होगा
तो डेल्टा पी ज्यादा होगा, या डेल्टा पी कम होगा तो डेल्टा एक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन कितना तक होगा ये पता नहीं था, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग क्या करते हैं कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं कि किसी भी टाइनी पार्टिकल के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बोलो या एरर बोलो, जो बोलो, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी और पोजीशन में अनसर्टेनिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो h/4π के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। मतलब इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन को इससे कम नहीं किया जा सकता। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो या तो इतना आएगा या इससे ज्यादा आएगा, ठीक है। एक्चुअली कहानी ऐसा नहीं है जी, कहानी ये है ना कि हाइजेनबर्ग जब कैलकुलेट किए थे तो वो h/2π यहाँ पर दिए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी थोड़ा सा और जब डेवलप हुआ तब पता चला कि ना h/2π से भी कम किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता है कि कितना के बराबर किया जा सकता है, h/4π तक किया जा सकता है। खैर उसका मतलब हमको नहीं, हम लोग को बस यही जानना है, ठीक है, कि किसी भी टाइनी पार्टिकल के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगा उसका मल्टीप्लिकेशन h/4π की या तो बराबर होगा या h/4π से ज्यादा होगा, ठीक है। और ये यही बोलता है कि अगर एक को कम करोगे तो दूसरा हर हालत में ज्यादा होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन इस ढंग से आ सकता है। अगर दोनों कम हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन कम हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है। दोनों ज्यादा होगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या है कि बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक चीज समझना, हम लोग ये प्रिंसिपल जो है ना वो टाइनी पार्टिकल के लिए ही लगाते हैं, लार्ज पार्टिकल के लिए इसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं कि लार्ज पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, लार्ज पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन लार्ज पार्टिकल के लिए क्या होता है कि कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई मतलब नहीं रह जाता है का मतलब क्या, सेंस क्या हुआ कि किसी का मान लो कि साइज है जो कि 1 मिलीमीटर है, ठीक है, और उसमें पोजीशन में एरर कितना आ रहा है, 10⁻⁻20 मीटर आ रहा है। वो हम करके तुमको दिखा भी सकते हैं। तो बड़े पार्टिकल के लिए क्या होता है ना कि पोजीशन में एरर जो होता है वो न्यूक्लियस के भी साइज से कम आ जाता है। और न्यूक्लियस पहले भी बता चुके हैं हम आपको, किसमें, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में बता चुके हैं कि न्यूक्लियस के साइज से किसी भी लेंथ का कोई मतलब नहीं रहता। थ्योरेटिकल मतलब है, प्रैक्टिकली उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो कि टाइनी पार्टिकल के लिए ही केवल एप्लीकेबल है, लार्ज पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन लार्ज पार्टिकल के लिए कोई मतलब नहीं रह जाता, प्रैक्टिकल मतलब कोई नहीं रह जाता, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज टाइनी पार्टिकल के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर से। तो हाइजेनबर्ग यही बोल रहे हैं कि अगर मोमेंटम में तुम क्या करते हो, अनसर्टेनिटी कम करते हो तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करोगे मोमेंटम में क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगा। डेल्टा पी यहाँ देखो लिख दिया गया है। डेल्टा पी क्या है कि पी है मोमेंटम, पी मोमेंटम है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है या एरर इन मोमेंटम है, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स पोजीशन, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है या एरर इन पोजीशन है, ठीक है। तो देखो यही वाला ये लिख रहे हैं कि द मोर प्रिसाइजली द पोजीशन इज डिटरमाइंड। अगर तुम पोजीशन को मोर प्रिसाइजली डिटरमाइन करोगे, इसका मतलब क्या है कि अगर जो पोजीशन को आप मोर प्रिसाइजली करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एक्स का वैल्यू जो हो गया वो कम हो गया। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ज्यादा प्रिसाइजली तुम है जो कि क्या करोगे, उसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो एरर कम हो गया। तो वही बोलना चाह रहा है कि द मोर प्रिसाइजली द पोजीशन इज डिटरमाइंड। तो मोर प्रिसाइजली का मतलब क्या हो गया पोजीशन के केस में, तो उसमें एरर कम हो गया। तो ये बोल रहा है द लेस प्रिसाइजली द मोमेंटम इज नन। तो मोमेंटम जो है वो लेस प्रिसाइज है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अनसर्टेनिटी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तुम समझ गए हो। यही बोल रहा है कि अरे इसी को ये लैंग्वेज में लिख दिया, यहाँ पर एरर के टाइप से बताया गया या अनसर्टेनिटी के टाइप से बताया गया है, और ये वाला लैंग्वेज सर्टेनिटी टाइप में लिख दिया, लेकिन दोनों एक ही चीज बोल रहा है। ये बोल रहा है क्या कि अगर जो
मोमेंटम के अनसर्टेनिटी, मोमेंटम का जो अनसर्टेनिटी है वो अगर कम होगा तो पोजीशन का अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा, या पोजीशन का अनसर्टेनिटी कम है तो मोमेंटम का अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा। अब अनसर्टेनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, मोर प्रिसाइज हो जाएगा। तो वही वो बोल रहा है, माने कोई जरूरी नहीं है कि वो अनसर्टेनिटी के ही टर्म में थ्योरेटिकली करे, उसी को सर्टेन बना दे सकता है। तो इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे कि द मोर प्रिसाइजली द पोजीशन इज डिटरमाइंड, पोजीशन के को क्या करिएगा, मोर प्रिसाइजली करिएगा, मतलब उसमें एरर कम होगा। तो अगर इसमें एरर कम होगा तो बोला है कि द लेस प्रिसाइजली द मोमेंटम इज डन, तो क्या होगा कि मोमेंटम है जो कि क्या होगा, लेस प्रिसाइजली कैलकुलेट होगा, इसका मतलब उसमें एरर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये वाला अनसर्टेनिटी के टर्म में लिखा हुआ है और ये वाला जो है वो प्रिसाइजली के टर्म में लिखा हुआ, ठीक है, या सर्टेनिटी के टर्म में लिखा हुआ, लेकिन दोनों बात एक ही है, ठीक है। अरे बस केवल लैंग्वेज का फर्क है। अच्छा एक चीज समझना, इसी से ये वाला कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, जिसको कि आप याद रखेगा, आप तेजी में याद रखेगा कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, या डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। डेल्टा ई क्या है जी, तो ई है जो कि एनर्जी है, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ऑफ टाइनी पार्टिकल, ठीक है, और टी है जो कि टाइम है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन टाइम ऑफ एनी टाइनी पार्टिकल, ठीक है। तो जनरली है जो कि यही वाला आपको यूज होगा, लेकिन अगर ये भी पूछेगा तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये H क्रॉस लिख दिया गया है, या H बार इसको पढ़ा जाता है, H बार पढ़िए, H क्रॉस पढ़िए, जो पढ़िए, ऐसे H क्रॉस पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। तो H क्रॉस का मतलब आप लोग पहले ही से जानते हैं कि किसके बराबर होता है, h by 2 पाई, तो ये हो गया h by 2 पाई अब बटा 2, तो ये हो गया h by 4 पाई, ठीक है। अरे ये सब ऐसे फालतू हमने कभी मैंने कभी यूज हो जाए ना तो उसके लिए बता दिया कि H क्रॉस का मतलब कितना होता है, h by 2 पाई, ये एक इंडिकेशन है। तो कभी कभी क्या होगा कि h by 4 पाई को h क्रॉस बाई 2 भी लिख सकता है, तो h क्रॉस का मतलब h by 2 पाई है, बाई 2 तो h by 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। अरे ये ऐसे ही है, नौटंकी है। तो इसको समझना कम है, याद कर लेना है डायरेक्ट है क्या, डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई और डेल्टा e इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑब्वियस बात है कि ये अगर कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये अगर कम होगा तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा ई जो यहाँ रहेगा तो डेल्टा लग जाएगा तो उसमें क्या होगा, या तो एरर होगा या तो अनसर्टेनिटी होगा, ठीक है। तो डेल्टा ई क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी हो गया, डेल्टा टी क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन टाइम हो गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अच्छा एक चीज समझना जी, ये वाला अगर तुम मैक्सिमम लोगे तो ये वाला मिनिमम हो जाएगा, तो इस चीज को समझना, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई, लेकिन जैसे ही मिनिमम मैक्सिमम से खेल करने लगते हैं ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू को डायरेक्टली इक्वल बना देते हैं, ठीक है। तो ये समझ रहे होगे कि ये वाला जब मैक्सिमम होगा तो ये वाला क्या होगा, मिनिमम। तो वही लिखा गया है कि डेल्टा पी मैक्स इनटू डेल्टा एक्स मीन, ये तो श्योर है कि इसको मैक्सिमम करोगे तो इसको मिनिमम होना ही पड़ेगा, तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन को आप ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई की लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वल टू h by 4 पाई। जब तक मैक्सिमम मिनिमम नहीं लगाते हो तब तक क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई चलेगा। अगर तो तुम मैक्सिमम मिनिमम लगा देते हो तो एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा, तब क्या है कि इक्वल टू h by 4 पाई यूज करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा, न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल आसानी से डील होगा या ज्यादा झंझट तुमको नहीं लगेगा, ठीक है। या इसको तुम कम करोगे तो ये ज्यादा होगा, तो अगर मैक्सिमम मिनिमम लगाते हो तो अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, इक्वल टू h by 4 पाई होगा। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि डेल्टा p इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई होता है, लेकिन जैसे ही एक को मैक्स करिएगा दूसरा को मीन करिएगा तो क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट h by 4 पाई के इक्वल करके अगर बनाते हैं आप तो आसानी से डील होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आई होप समझ गए, इसमें कुछ है नहीं, तो हम जबरदस्ती है जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि the uncertainty of position and the velocity are 1 angstrom and 5 into 10 to the power minus 24 meter per second respectively, ठीक है। Calculate the minimum mass of the
पार्टिकल इन केजी, ठीक है। तो आपको क्या है जी कि अनसर्टेनिटी पोजीशन में और वेलोसिटी में दिया हुआ है। तो पोजीशन में इतना अनसर्टेनिटी दिया है और वेलोसिटी में इतना अनसर्टेनिटी दिया है, ठीक है। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी दिया है, इसका मतलब वो डेल्टा एक्स के बारे में दिया है कितना 1 एंगस्ट्रॉम, और वेलोसिटी के बारे में अनसर्टेनिटी दिया है, इसका मतलब डेल्टा वी के बारे में दिया है कितना 5 × 10⁻⁻24, ठीक है। तो आपको जो भी पूछेगा तो क्या पूछा उसको आप पहले साइड करिए। अनसर्टेनिटी का सवाल है, ठीक है, तो उसको क्या करिएगा, और दिया हुआ पोजीशन और वेलोसिटी में तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी से आगे बढ़ेंगे। अगर एनर्जी टाइम के बारे में बात करता तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी से आगे बढ़ते, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी के हिसाब से क्या है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई होगा। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू तो हम लोग पुट कर दिए, और डेल्टा पी को क्या लिखा जाएगा m इंटू डेल्टा वी। आपको पहले भी बता चुके हैं कि डेल्टा पी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, देखिए तो m डेल्टा v के बराबर होगा, और p का वैल्यू होता है ना जी कितना mv। तो दोनों तरफ क्या करिए कि डेल्टा लगाइए, तो डेल्टा p का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा mv, और चूंकि मास कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा p का वैल्यू हो जाएगा m डेल्टा v। इतना दिमाग चलाना नहीं है, सीधे मुंह से निकलना चाहिए क्या कि डेल्टा p का वैल्यू किसके बराबर होता है m डेल्टा v का, समझ में आ रहा है बिना सोचे। तो आप देख लीजिए, तो डेल्टा x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, डेल्टा p का वैल्यू हो जाएगा m डेल्टा v, और डेल्टा v का भी डाटा दिया हुआ, छोटा बच्चा टाइप का सवाल है। इसको क्या करिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई करिएगा, तो h/4 पाई करिएगा तो इसको देख लीजिए आप, ठीक है। तो m को इधर रहने दीजिएगा, बाकी को उधर फेंक दीजिएगा, तो बाकी को उधर फेंक दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 और -24, तो -34 हो गया ये वाला, ये डायरेक्टली इसको क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो 4 पाई था, इधर से क्या करिएगा कि 5 भेज दीजिएगा, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू दिस या दिस को कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है, इसका मतलब क्या हुआ कि m या तो इतना है या इससे ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि m मिनिमम इतना। अरे हमारे जेब में पैसा जो है या तो 2000 रुपीज है या 2000 रुपीज से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 2000 है। वही वाली बात है कि मास जो है या तो इतना है, ठीक है, या इससे ज्यादा है, इसका मतलब मिनिमम मास इतना, समझ आ रहा होगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप शुरू से ही मैक्सिमम मिनिमम लेकर के चलना चाहते थे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आपको मिनिमम मास पूछा है, ठीक है। तो मिनिमम मास इसका मतलब क्या हो गया कि मिनिमम मोमेंटम की तरफ जा रहा है, तो डेल्टा पी अगर क्या लीजिएगा आप मिनिमम लीजिएगा तो डेल्टा एक्स आप क्या लीजिएगा बताइए, तो मैक्सिमम लीजिएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप किसके बराबर करते हैं h/4 पाई के बराबर कर देते हैं। एक चीज समझिएगा जी, जब भी एक साथ मिनिमम और दूसरे के साथ मैक्सिमम लगा दीजिएगा तो यहाँ इक्वल का साइन यूज करिएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू भी किया जा सकता है यूज, लेकिन आप इक्वल टू करिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, झंझट कम होगा। तो वही हो गया डेल्टा पी मिनिमम, ठीक है। तो m मिनिमम इनटू डेल्टा v इनटू डेल्टा x मैक्सिमम, ये बराबर हो जाएगा किसके h/4 पाई, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, तो इसका वैल्यू जो हो गया m मिनिमम का वो बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ से कर लीजिएगा आप, इन सबको उधर फेंक दीजिएगा, तो h/4 पाई डेल्टा v और डेल्टा x मैक्स। अब डेल्टा x के बारे में केवल डाटा दिया तो डायरेक्ट क्या करिएगा उसी को मैक्स मान करके पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो डील कर लीजिएगा, चलाएगा। अच्छा एक चीज हम बताना चाह रहे हैं कि एक रिजल्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना कि h/4 पाई का वैल्यू आप बार बार कैलकुलेट, देखिए यहाँ पर भी आया था ना कि अच्छा इसको
कैलकुलेशन के व्यू से करिए तो किसी भी ढंग से डील कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप डील कैसे कर सकते हैं कि आप इससे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करिएगा तो क्या होगा कैलकुलेशन के लिए जी, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है टाइम का इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमको बता रहे हैं। तो इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, पहले 2 से करिए तो हो जाएगा 3 पॉइंट, ये 10 नीचे में है तो डेसिमल आगे चल जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 3315 बाई पाई, ठीक है। अब या तो पाई का वैल्यू अब रब कर करके पूरा कैलकुलेशन करिए, ठीक है। यहाँ 3.14 लिखिए या 22/7 लिखिए, कैलकुलेशन करिए। तो इन्हीं सब चीज से आपको बचाने के लिए याद है, आपको हम याद करवा दिए थे कि 1/पाई का वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए कि 0.32 होता है। यही सब चीज कंपटीशन में क्या करता है तो थोड़ा आसान, या तो क्या है कि यहाँ पर आप क्या करिए कि 3.14 के लिए करिए, फिर इसको क्या मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अदरवाइज क्या है कि ये वाला तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और 1/5 बचेगा जिसको डायरेक्ट 0.32 लिख दीजिएगा, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन करना आसान ना होता है। डिवीजन में क्या होगा कि डेसिमल है नीचे में, बस उसी में उलझ रहे हैं आप, ठीक है। तो कुछ नहीं था, एकदम बच्चा टाइप का सवाल था, बस खाली हम एलेबोरेट कर रहे थे, ठीक है। तो डेल्टा पी को m डेल्टा v लिख दिया, उसको डील कर लिए। एक रिजल्ट आप तेजी में भी याद रख सकते हैं कि h/4 पाई का जो वैल्यू होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज समझिएगा, पहले h/4 पाई का वैल्यू याद करने से 2 जगह बेनिफिट होगा। एक तो बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पर डायरेक्ट आप h/4 पाई का डाटा पुट कर सकेगा, अदरवाइज h का डाटा पुट करिए फिर पाई का डाटा पुट करिए डील करिए, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो एक तो यहाँ पर बेनिफिट होगा कि h/4 पाई का डाटा याद रहेगा तो डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, ठीक है। और एक आपको बेनिफिट हो जाएगा बोर मॉडल में। बोर मॉडल में भी एंगुलर मोमेंटम होता है जो किसके बराबर होता है, n × h/2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो वहां भी h/2 पाई का वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। अरे h/4 पाई का वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट करिएगा। और बोर मॉडल में क्या होगा कि h/2 पाई पुट करना रहेगा अगर, तो क्या करिएगा कि h/4 पाई का जो वैल्यू याद किए हुए हैं उसका डबल मार दीजिएगा तो h/2 पाई हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो h/4 पाई का वैल्यू आप क्या करिएगा छोटू, याद कर लीजिएगा। तो ये बराबर होगा 0.53 × 10⁻34। इस रिजल्ट को आप क्या करिएगा कि याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ भी यूज हो जाएगा और साथ ही साथ कहाँ पे यूज हो जाएगा, बोर मॉडल में यूज हो जाएगा। वहां पर पढ़ते हैं ना जी क्या कि एंगुलर मोमेंटम mvr जो होता है वो किसके बराबर होता है, n × h/2 पाई के, ठीक है। तो यहाँ पर h/4 पाई याद है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते थे। और अगर बोर मॉडल में जरूरत पड़ेगा तो h/2 पाई, तो h/4 पाई का वैल्यू आपको इतना याद है, h/2 पाई डायरेक्ट इसका डबल हो जाएगा तो डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा। तो कंपटीशन में क्या होता है ना कि टाइम बचता है और मेन क्या है टाइम ही है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। ऐसे एक चीज और बता रहे हैं कि इसको याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। 0.53 देख करके दिमाग में कुछ आ गया होगा, थोड़ा सा हलचल मचा होगा, फीलिंग आया होगा क्या। तो याद है कि फर्स्ट रेडियस जो होता है किसका, हाइड्रोजन का। क्योंकि टारगेट में हम इसलिए टारगेट में आप इसलिए हम बोल रहे हैं, अदरवाइज तो क्या है कि बोर मॉडल पढ़ाया था उसके बाद बताया जाता है, ठीक है। तो आपको सर डायरेक्ट क्या करना है कि इसको याद करना है कि 0.53 × 10⁻34 होता है। ये वाला कभी कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे पकड़ लीजिएगा कि बोर मॉडल में हाइड्रोजन का जो फर्स्ट रेडियस होता है वो कितना होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। देखो 0.53 है ना, तो ऐसे करके आप पकड़ ले सकते हैं। देखिए हमको नहीं भी याद रहता है इसको कैसे पकड़ते हैं h/4 पाई। तो जो पहला ये वाला है वो वाला किसके बराबर होगा, तो हाइड्रोजन में जो फर्स्ट रेडियस होता है ना उसमें जो रहता है उसी टाइप का, तो वहाँ 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, यहाँ पर केवल 0.53 याद रखिएगा। और 10⁻34 तो ऐसे भी याद रह जाएगा क्योंकि यहाँ h वाला टर्म है, तो h वाला टर्म वाला में तो 10⁻34 होता ही, ठीक है। बेसिकली हम समझा दिए कि कैसे दिमाग में रख सकते हैं, नहीं है तो सीरियस पर रट जाइएगा तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो h/4 पाई का वैल्यू 0.53 × 10⁻34 ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये सब कर चुके हैं, कुछ है अरे बच्चा टाइप का सवाल होता है। देखो एक चीज समझना जी, ये क्वेश्चन जो है ना तो IIT में पूछा है, ना तो JEE में पूछा है, ना तो नीट में पूछा है, ठीक है। लेकिन पूछेगा जरूर, इस चीज को एकदम लिख लो, एकदम पूछेगा जरूर। तो हम इसके हेल्प से
इस एग्जाम्पल के हेल्प से आपके दिमाग में ये सेट करना चाहते हैं कि देखो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो ऐसे प्रोसीड कर लेना, और एक बार तुम देख लिए तो तुम भुलाना भी चाहोगे तो नहीं भुलाओगे, ठीक है। और अगर जो नहीं देखे हुए रहोगे और एकाएक एग्जाम में सवाल आ गया तुमको सोचना पड़ेगा कि यार कैसे प्रोसीड करें, पता नहीं वहां पे सोच पाओ या नहीं सोच पाओ, इसलिए क्वेश्चन देखा हुआ रहना चाहिए, आपके आगे से गुजरा हुआ रहना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो, दिया हुआ है कि फाइंड मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ ए न्यूट्रॉन प्लेस्ड इन ए ट्यूब ऑफ साइड लेंथ ए। तो पहले एक चीज समझना, तुमको किसका बात किया है, मिनिमम अनसर्टेनिटी का, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो तुमको डेल्टा पी जो है वो क्या चाहिए, मिनिमम। इसका मतलब क्या हो गया कि तुमको दिमाग किस तरफ लगाना चाहिए, तो डेल्टा एक्स मैक्सिमम की तरफ। पहले इस चीज को तुम समझिए, मोमेंटम में जो है वो अनसर्टेनिटी जो है वो मिनिमम चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब पोजीशन में क्या हो, एरर मैक्सिमम हो या अनसर्टेनिटी मैक्सिमम हो, ठीक है। तो अब मैक्सिमम अनसर्टेनिटी और पोजीशन के बारे में सोचना है, ठीक है। तो एक चीज आप समझिएगा कि बोल रहा है कि जो न्यूट्रॉन है ना वो ट्यूब के अंदर में रखा हुआ है, जिसका साइड लेंथ कितना है ए, ट्यूब का साइड लेंथ कितना है ए है, और न्यूट्रॉन इसी के अंदर में, न्यूट्रॉन दिख नहीं रहा, तो न्यूट्रॉन इसके अंदर में है, तो आपको पता नहीं है कि यहाँ पे है या यहाँ 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 है, कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन ये पता नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या हो सकता है न्यूट्रॉन के पोजीशन का, अगर जो यहाँ पर और यहाँ पर सोच रहे हैं तब तो क्या होगा कि इतना मतलब ए का है जो कि अनसर्टेनिटी होगा, लेकिन हमको क्या है कि कम अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए पोजीशन में, हमको पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको डेल्टा पी मिनिमम निकालना है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मिनिमम निकालना है। तो किसी भी ट्यूब में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पोजीशन का क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो गया कि उस ट्यूब में जो मैक्सिमम लेंथ हो सकता है वही सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी हो सकता है। कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और तुम हाथ डाल रहे हो यहाँ पर, तो इस केस में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगा। अगर जो तुम न्यूट्रॉन है यहाँ पे और तुम यहाँ पे हाथ डाल रहे हो तो अनसर्टेनिटी इतना ही होगा। तो ऐसा नहीं कि अनसर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, मगर हमको इसका जरूरत नहीं है, हमको डेल्टा एक्स मैक्स का जरूरत है, मतलब मैक्सिमम अनसर्टेनिटी का जरूरत है। क्यों? क्योंकि डेल्टा पी मिनिमम निकालना है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हम बस इतना ही बताना चाह रहे हैं कि कभी भी किसी क्लोज्ड के अंदर में किसी टाइनी पार्टिकल को रख देगा तो डेल्टा एक्स मैक्सिमम कितना होगा, तो उस क्लोज्ड के अंदर में जो सबसे मैक्सिमम लेंथ को फिट किया जा सकता है ना, वही वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स मैक्सिमम होगा। जैसे कि इस ट्यूब के अंदर में मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, तो जो बॉडी डायगोनल के अलोंग होता है √3a, इससे बड़ा तो लेंथ नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन अगर इसके अंदर में है तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा अनसर्टेनिटी, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि बाहर में भी हो गया है। ये फिक्स है कि न्यूट्रॉन क्या है, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड ट्यूब है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो है वो इनसाइड ट्यूब है, माने ये फिक्स हो गया कि इसके अंदर में ही है। तब मैक्सिमम पोजीशन में एरर क्या हो सकता है, तो जो मैक्सिमम लेंथ इसके अंदर हो सकता है, तो न्यूट्रॉन है यहाँ पे और तुम है जो कि चांस मार रहे हो यहाँ पर, तो उस समय में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एरर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। एक बार खाली आंख से बुझा देना आता है, ठीक है। क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन क्या होगा ना कि एक बार बुझाना हुआ रहेगा तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तुरंत लग जाएगा हाँ ऐसा बताया गया, तुरंत बना दोगे। अदरवाइज क्या है कि बच्चा को दे देगा कि क्यूब का साइड लेंथ ए है, तो हो सकता है कि वो डेल्टा एक्स को ए ही लिख दे गलती से, ठीक है। तो इस चीज को समझाने के लिए केवल ये एग्जांपल दिया गया है। तो देखिए आपको बोल रहा है कि मिनिमम मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगा, तो मोमेंटम में मिनिमम अनसर्टेनिटी चाहिए, इसका मतलब पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी चाहिए, और किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी उतना ही होगा
जितना कि उसमें मैक्सिमम लेंथ फिट किया जा सके। तो किसी क्यूब में मैक्सिमम लेंथ कितना फिट किया जा सकता है, तो √3 है बॉडी डायगोनल के अराउंड वाला जो लेंथ होता है, तो मैक्सिमम लेंथ इतना फिट किया जा सकता है। इसका मतलब मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो होगा वो इसी के बराबर होगा। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं कि डेल्टा मैक्स आपको पता है कि इतना है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी हम लोग जानते हैं कि डेल्टा x जब मैक्सिमम होगा तो डेल्टा p क्या होगा, मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम लिख दिया तो डायरेक्ट इक्वल टू का यूज करिएगा, मैक्सिमम मिनिमम नहीं लिखते तो ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करते, ठीक है। आप समझ रहे हो, कुछ है नहीं। तो डेल्टा x का वैल्यू किसके बराबर हो गया जी, √3a के, यहाँ √3a का वैल्यू पुट कर दिए और यहाँ पर क्या करिएगा कि √3a का वैल्यू पुट करके उसको उस डायरेक्शन में फेंक दीजिएगा। तो h/4 तो था ही, उसको इधर फेंक दीजिएगा तो डेल्टा मिनिमम कैलकुलेट हो गया। कुछ नहीं, एकदम बच्चा टाइप का सवाल है, बस केवल गुजारा जा रहा है आंख से कि साइड लेंथ a दे दिया, तुम a से ही नहीं सोचते रह जाना, तुमको मैक्सिमम लेंथ वाला चाहिए था। समझ में आ रहा है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 मीटर। Find the uncertainty in momentum for any nucleon। तो आपको क्या है जी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो चूंकि अनसर्टेनिटी का सवाल हुआ, पोजीशन और मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि डेल्टा p इंटू डेल्टा x से ही हम लोग को प्रोसीड करना है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिएगा कि एक्चुअली यहाँ डेल्टा मैक्स डेल्टा मिन का बात किया गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पूछना चाहिए था फाइंड, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये लगता है छूट गया है क्वेश्चन में। मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फॉर एनी न्यूक्लियन, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो हम लोग को मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। आई होप आपको दिक्कत नहीं लगना चाहिए, हम लोग तो चल ही आ रहे। अरे क्लास में जब इसको पढ़ाया जाता है ना तो 15 मिनट में बता कर निकल जाया जाता है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, ये ध्यान रख लेना। अभी तो बस केवल है क्या कि हम इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा खींच रहे हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या हुआ इसमें कि आपको मिनिमम अनसर्टेनिटी चाहिए मोमेंटम में। इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी चाहिए। और ट्यूब वाला ने क्या बताया तुमको कि किसी भी क्लोज सरफेस में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितना होगा पोजीशन में, जो उसके अंदर में मैक्सिमम लेंथ फिट कर दे। तो उसी ढंग से यहाँ भी आप समझिए, उसको देखिएगा, ध्यान दिमाग तुरंत क्लिक कर गया होगा आपका क्या कि इसका रेडियस जो है वो इस ऑर्डर में है, ठीक है। तो किसी भी स्फीयर के अंदर में, ठीक है, न्यूक्लियस भी क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। तो किसी भी स्फीयर के अंदर में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पोजीशन का कितना हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो होगा वो 2r के बराबर होगा। जैसे कि क्यूब में कितना था, √3a के बराबर था। अरे रहेगा यहाँ पर और तुम हाथ डाल रहे हो यहाँ पर, चांस मार रहे हो यहाँ पर, तो यही ना मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगा। इससे ज्यादा मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो सकता है क्या, अगर अंदर में है तो। हम बाहर का बात नहीं कर रहे हैं, बाहर में यहाँ पर तुम देख रहे हो यहाँ पर तो होगा, लेकिन वो दिया हुआ है क्या कि न्यूक्लियस के ही अंदर में। न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर में रहेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर में कोई भी चीज है, मतलब उसका शेप क्या है, न्यूक्लियस का स्फीयर है, तो उसके अंदर में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पोजीशन में कितना के बराबर हो जाएगा, तो 2r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यूब में √3a के बराबर हो जाएगा, तो वो आप पकड़ लीजिएगा कि क्या है। तो अब देख लीजिए इसी को, ठीक है, कि डेल्टा p आपको मिनिमम चाहिए था, तो डेल्टा x हम लोग क्या लिए, मैक्सिमम लिए, वो बराबर हो गया किसके, h/4 के बराबर हो गया। और इसमें क्या है कि डेल्टा x आपको मालूम है 2r है, तो उसको उधर फेंक दीजिएगा, फेंक करके डील कर लीजिएगा तो चल आएगा। अब देखो यहाँ पर समझना, कैलकुलेशन के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर तो कैलकुलेशन कर करके लिख दिया है गया है, लेकिन रियलिटी में कैलकुलेशन कैसे हुआ होगा तो उसको बड़ा इजीली डील करना है। कैसे, देखो यहाँ पर तो हम लिख दिए पहले ही से, लेकिन है क्या कि अगर कंपटीशन में बैठिएगा आप तो कैसे डील करिएगा। तो ये नहीं कि पाई का वैल्यू क्या करने लगे 3.14 करने लगा तो डील करने लगे 2 मिनट टाइम लग गया है, एकदम बच्चा टाइप का सवाल, लेकिन टाइम लग गया 2 मिनट, तो टाइम कितना कर देगा जी। तो इसको कैसे डील करेंगे, तो ये वाला जो था 6.63, हालांकि डाटा भी नहीं पुट करना है, डायरेक्ट यहीं से कर लेना था, ठीक है।
तो यहां से कितना हो जाएगा h/4 और इधर से डेल्टा x इस डायरेक्शन में जाएगा तो बराबर होगा 2 into r। तो r का वैल्यू कितना है 10⁻⁻14 है। अब इसको कैसे डील करोगे बताओ तो। इसको डील ऐसे करोगे कि h/4 को वैल्यू तो तुमको याद ही रहता है 0.53 into 10⁻⁻34, ठीक है, डिवाइडेड बाई अब ये वाला कितना है 2 into 10⁻⁻14। अब इसी को आप डील कर लीजिएगा, क्या हो गया 2 से केवल डिवाइड करिएगा आंसर चला आएगा। इससे ये वाला जाएगा तो 10⁻⁻20 हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उसको कर लीजिएगा, चला आएगा। तुरंत तो हो गया, इतना बराबर आ जाएगा। देख लीजिएगा वो 10 में 21 है, यहाँ 20 तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि तुम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो 6.63 बाई 8 पाई या पाई का वैल्यू रखो अब करना स्टार्ट करो, देखो बहुत लेंदी कर देगा, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा कि है कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम नहीं किल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टाइम नहीं किल होना चाहिए। बोर्ड का बच्चा है तो कोई मतलब ही नहीं है, आराम से बैठ करके सोते सोते बना रहा है, लेकिन आपको एकदम तुरंत निकलना, ठीक है। हम बच्चों को देखते हैं बहुत सारा को क्या है कि अगर उसको आ गया ना क्वेश्चन सोल्व करना है, आ गया कितना 10 बाई कुछ भी 10 बाई पाई आ गया। अब क्या है कि पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर करके नौटंकी स्टार्ट किए हुए, तो क्या है कि डील करिएगा तो 1.5 मिनट टाइम लग गया। तो ये इसीलिए कुछ कुछ याद करवा लिया जाता है, कैसे कि इसको क्या करिएगा 1 बाई पाई और 1 बाई पाई का वैल्यू आपको याद रहता है 0.32, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.2 होगा। तो इस ढंग से कंपटीशन में डील करना, ठीक है। अब बाकी हम कैलकुलेशन सिखा नहीं रहे हैं, लेकिन ये बोल देते हैं इसलिए कि कंपटीशन में क्या है टाइम का इंपॉर्टेंस है। चलो अब एक चीज समझना जी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज क्या है। तो जनरली तुम देखोगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन यूज तो है, बहुत सारा यूज है, लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है वो एज ए पॉइंट हम तुमको केवल बता दे रहे हैं, ठीक है। एक चीज है ना, यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं कि कैसे है, लेकिन तुमको एक्सप्लेनेशन जानने का कोई जरूरत नहीं, सीधे पॉइंट तुम याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर तुमसे क्वेश्चन सेट कर दिया थ्योरेटिकली कि क्या ये वाला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से किया जा सकता है, तो तुम जानोगे तो बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। या पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके। तो अब 4 ऑप्शन है जो कि सेट कर दिया है, तो तुम अगर ये पॉइंट जानोगे तो डायरेक्ट टिक मार दोगे, और नहीं जानोगे तो मुंह लटका लोगे, ठीक है। तो इस चीज को आप समझना कि सबसे पहले हम क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो इसका एक्सप्लेनेशन हम दे दिए हैं, लेकिन हम इसको समझाएंगे नहीं, ठीक है। सीधे क्या है कि पॉइंट को तुम ध्यान रखना। समझा क्यों नहीं रहे हैं कि जिसको समझना रहेगा वो पढ़ करके समझ जाएगा, और जिसको पढ़ने के बाद नहीं समझ में आएगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको समझने का जरूरत नहीं है, कंपटीशन में कोई यूज नहीं, ठीक है। तो ये दिया गया है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज क्या है। देखो यहाँ पर क्यों वर्ड यूज किया गया है ब्यूटी, इसलिए यूज किया गया है ना कि अगर इसी पॉइंट को अगर किसी दूसरे थ्योरम से या दूसरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रूव करना रहेगा तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, मैथमेटिकली वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी होता है, वो क्या होता है कि मतलब तुरंत प्रूव कर देता है। मतलब क्या है कि 2-3 लाइन, ये तो समझाने के लिए लिखा गया है, मतलब 2-3 लाइन लिखोगे वो प्रूव हो जाएगा। तो यही इसका ब्यूटी है कि बहुत सारा चीज जो है क्या है, बहुत लेंदी भी जो होगा उसको क्या होता है, बहुत सिंपली ये क्या कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। जैसे गॉसेस लॉ, तो क्या है कि इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस से फ्लक्स निकाला जा सकता है, लेकिन गॉसेस लॉ का ब्यूटी क्या है, वो एकदम तुरंत दे देता है। ठीक उसी ढंग से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ब्यूटी क्या है कि ये कुछ चीज को एकदम तुरंत प्रूव कर देता है, ठीक है। खैर उससे आपको मतलब नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से 2 चीज एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, जो आपको पूछा जा सकता है, तो उसको हम लिख दिए क्या। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये प्रूव कर दिया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कैसे होता है, तो एक्चुअली होता क्या है ना कि पहले मान लिया जाता है, एक होता है ना प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, तो पहले मान लिया जाता है कि
लेट्स एज्यूम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। और ऐसा मान करके चला जाता है और बाद में ऐसा आ जाता है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में एग्जिस्ट करेगा तो उसका स्पीड लाइट के भी स्पीड से ज्यादा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि वो कंट्राडिक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको मान के चले हैं और इसको मान करके यहाँ पर आया, वैसा आ गया कि ये इम्पॉसिबल है, इसका मतलब ये भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें वही है कि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर दिया जाता है कि चलो मान लेते हैं कि न्यूक्लियस में है और उसके बाद अनसर्टेनिटी वगैरह लगा करके दिखा दिया जाता है क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में है तो उसका स्पीड लाइट के स्पीड से ज्यादा होना चाहिए और लाइट के स्पीड से ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं कि ये सब को घुस भी गया हो ना दिमाग से तो उसको निकाल करके कूड़ा में फेंक दो। क्यों? क्योंकि तुमको टू द पॉइंट इसको याद रखना है क्या कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये इजीली प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को आप समझिएगा। देखिए इसमें वही क्वेश्चन रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसमें पहला ऑप्शन रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा रहेगा क्या कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, चौथा रहेगा ऑल। तो आपको पता रहना चाहिए ना कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो सीधे एक पॉइंट याद रख लो, देखो जो बाकी हम जो बोले हैं सब एकदम कूड़ा है, ठीक है, कूड़ा नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए वो कूड़ा ही है। बस सीधे क्या है कि इसको आप याद करिएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इजीली एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। चलो दूसरा देखो, ये एक्सप्लेनेशन है लेकिन एक्सप्लेनेशन जानने का जरूरत नहीं, ये एक्सप्लेनेशन तुमको वेव ऑप्टिक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन ये पॉइंट याद रखना जरूरी है कि क्या होता है कि अगर जो आप डिफ्रैक्शन में स्लिट विड्थ है जो कि घटाइएगा, तो स्लिट विड्थ घटाइएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा का क्या होगा, विड्थ है जो कि बढ़ेगा, या फ्रिंज विड्थ है जो कि क्या होगा, बढ़ेगा। तो समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर तुम वेव ऑप्टिक्स से चलो तो कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा जी कि सेंट्रल मैक्सिमा का अगर तुम बात करोगे तो वेव ऑप्टिक्स में सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है वो किसके बराबर होता है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये बराबर होता है 2 into फ्रिंज विड्थ के। यहां पर भी नोट करके बताया जाता है जी कि बाई डीएससी में फ्रिंज विड्थ बीटा के बराबर होता है, सॉरी बाई डीएससी में सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है वो फ्रिंज विड्थ के बराबर होता है, और डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ होता है वो डबल ऑफ फ्रिंज विड्थ होता है, ये आपको बताया गया। तो डिफ्रैक्शन में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किसके बराबर होगा, 2 बीटा के, और 2 और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो d लैम्डा बाई b हो जाएगा। तो ये कौन बोल रहा है, वेव ऑप्टिक्स, कि सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ होता है जो 2 बीटा है जो बराबर हो जाएगा 2 और बीटा का वैल्यू d लैम्डा बाई b हो गया। यही बता रहा है कि अगर इसको आप घटाते हैं तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वेव ऑप्टिक्स में तो कुछ जान है ही नहीं, आपको पता है ये वाला, आप डायरेक्ट बोलिएगा ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वेव ऑप्टिक्स भी इजीली उसको एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। हाइजेनबर्ग इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो इस चीज को आप समझना। 2 पॉइंट इसने लिखा है ना कि वो दे सकता है कि फ्रिंज विड्थ को घटाने से सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ बढ़ जाता है, या फ्रिंज विड्थ को बढ़ाने से सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ घट जाता है, या फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ घट जाता है, या फ्रिंज विड्थ, या तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ के बारे में बात करेगा या फ्रिंज विड्थ के बारे में बात करेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन सब जान रहा है, तो उधर से तो आदमी बता ही देगा, लेकिन अगर जो पूछ दिया कि स्लिट विड्थ को चेंज करने से सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ चेंज होगा क्या, इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो 99.99% बच्चा बोलेगा क्या कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। रीजन, क्योंकि स्लिट विड्थ को चेंज करने से सेंट्रल मैक्सिमा या फ्रिंज विड्थ, इस दोनों का जो विड्थ होता है वो चेंज करता है
वो एक्सप्लेनेशन बच्चा को इधर से पता रहता है, हाइजेनबर्ग से पता नहीं रहता है। तो अगर वो थ्योरेटिकल देगा तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, हाइजेनबर्ग उसको एक्सप्लेन नहीं करता है, उसको तो वेव ऑफ टेक्स्ट में जो फॉर्मूला पढ़ते हैं उससे एक्सप्लेनेशन मिलता है। ठीक है, तो बस यही बोले कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का दो थ्योरेटिकल यूज केवल आप याद रखिएगा। पहला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और दूसरा कि स्लिट विड्थ चेंज करने से सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ या फ्रिंज विड्थ क्या होता है, चेंज होता है। ये घटता है तो वो बढ़ता है, ये बढ़ता है तो ये घटता है। देखो फ्रिंज विड्थ घटेगा तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ बढ़ेगा, या फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, फ्रिंज विड्थ बोल रहे बार बार, सॉरी स्लिट विड्थ घटेगा तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ बढ़ेगा, या ये वाला है जो कि क्या होगा, बढ़ेगा तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ घटेगा। तो घटेगा या बढ़ेगा ये सब चीज जानना है तो तुम इधर से भी एक्सप्लेन करके बता सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया कि क्या वो हाइजेनबर्ग से एक्सप्लेन हो सकता है तो बस खाली याद रखना कि हाँ हो सकता है, बाकी हम एक्सप्लेन कर देते। देखो एक चीज समझना जी, कंपटीशन के व्यू से तुम इधर से एक्सप्लेन करो चाहे इधर से एक्सप्लेन करो, कोई मतलब नहीं। तो हम तो यही बोलेंगे कंपटीशन में पूछेगा तो एक्सप्लेनेशन तुम इधर से दोगे। लेकिन अगर जो पूछ लिया कि क्या इस फेनोमेना को, माने इसको तुम घटाते हो तो यहाँ पे बढ़ जाता है, इसको क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो तुम्हारे मुंह से यस निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, कंफ्यूज नहीं ना हुए। पूछेगा कि इसको घटाने से विड्थ क्या होगा, इसको बढ़ाने से इसका विड्थ क्या होगा, तो जवाब देंगे इधर से। ठीक है, लेकिन अगर जो पूछ दिया कि अनसर्टेनिटी से ये होगा एक्सप्लेन तो तुम हाँ बोलोगे। ठीक है, क्योंकि जनरली बच्चा क्या होता है, सोचता है उधर से होता है इधर से नहीं होता होगा, इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेनेशन समझ में आए तो अच्छा बात, नहीं आए तो और अच्छा बात। रीजन तुमको याद है कि हाइजेनबर्ग इसको एक्सप्लेन कर देता है, अब बढ़ता है कि घटता है वो तो तुम इधर से पता कर लोगे। तो कंपटीशन के व्यू से तुमको ये जानना जरूरी नहीं, कॉम्पिटिटिव व्यू से माने कंपटीशन के व्यू से बढ़ रहा है घट रहा है ये तुमको बता देगा, और हाइजेनबर्ग एक्सप्लेन करता है ये तुमको याद है, बात खत्म है। तो ये जानना जरूरी नहीं, लेकिन हम बस केवल एक्सप्लेन एज यूजुअली कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको खींचेंगे नहीं, एज यूजुअल एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं। तो देखो इसको कॉमन सेंस से तुम सोचना पहले कि अगर जो स्लिट विड्थ इतना है, एक चीज समझना तुम क्या बोलना चाह रहे हैं, स्लिट विड्थ जो है वो इतना है, तो ये श्योर शॉट हो गया कि इलेक्ट्रॉन इसी के बीच से कहीं ना कहीं से जा रहा होगा। इलेक्ट्रॉन को इधर फेंका गया, यहाँ पे नेचर शो करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को तुम इस डायरेक्शन में क्या किए हो, थ्रो किए हो, प्रोजेक्ट किए हो। ठीक है, तो जितना स्लिट विड्थ तो होगा, जितना भी स्लिट विड्थ तो होगा जी, हर हालत में इलेक्ट्रॉन उतना ही जगह से नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, इसके इधर से नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पर क्या है, वो तो बंद है, और ये भी क्या है, बंद, ये बाउंड्री है जी, इसके इधर से ही नहीं जा सकता है, और इसके इधर से भी ये क्या है, नहीं जा सकता है। जब भी जाएगा तो इसके बीच से ही जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, कितना दूर से, बी डिस्टेंस से वो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अनसर्टेनिटी बी का होगा। नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया तुमको? अरे यार यहाँ देखो, ऐसे ही समझना जरूरी नहीं, लेकिन देख लो एक बार, ये है और ये है। ठीक है, तो यही बात तुमको क्या दिया हुआ, इसके बीच का गैप बीटा दिया, ये तो बाउंड्री है, इससे नहीं गुजर सकता, इससे भी नहीं गुजर सकता, जब भी गुजरेगा तो इसके बीच से ही गुजरेगा। तो इसके बीच से कहीं से भी गुजरेगा, जो तुमको दिख नहीं रहा, आपको दिख नहीं रहा कि कहां से गुजरेगा, तो ये तो तुम श्योर शॉट ना हो कि इस दोनों बाउंड्री के बीच में जो गैप है उसी से जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना हो गया, तो b के बराबर हो गया। ये तुमको समझ में आ गया होगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आया ध्यान नहीं रखना, पॉइंट याद रखना, एक्सप्लेनेशन माने उधर से पता चलता है, बढ़ता है, घटता है, बात खत्म। हम खाली ऐसे ही एक बार बोल दे रहे हैं। तो हम लोग किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि
इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो होगा वो बी के बराबर होगा। ये वाला अगर बढ़ाइएगा तो ज्यादा दूर से जाएगा, ये वाला अगर घटाइएगा तो कम ही से जाएगा, लेकिन जाएगा तो उसी के बीच से। इसका मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना हो गया, बी हो गया। किस डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन ऐसे तो जा ही रहा, ऐसे तो जा रहा है तो कहीं भी रह सकता है, ये बात समझ में आया। ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कहीं भी रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो हम इस डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बाई के डायरेक्शन में हम बात करें। इसको हम अभी एक्स मान लिए, इसको बाई मान लें। तो बाई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना है, तो बी है अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो बाई डायरेक्शन में पोजीशन में अनसर्टेनिटी बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इस डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में मोमेंटम का भी अनसर्टेनिटी पता कर ले सकते हैं। यहां से एक चीज समझिएगा जी, जो आप पढ़ते हैं ना डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी या डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, तो वो किसी स्पेशल डायरेक्शन का बात करता है कि जिस डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी होगा, वो मल्टीप्लीकेशन है। एक चीज समझना जी, इसको तुम x के डायरेक्शन में पोजीशन में अनसर्टेनिटी इनटू बाई डायरेक्शन में मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ऐसा नहीं लिख सकते हो। तो इस चीज को तुम ध्यान देना, x के डायरेक्शन में पोजीशन में अनसर्टेनिटी है तो मोमेंटम भी x डायरेक्शन वाला ही सोचना है। बाई डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी है पोजीशन में तो मोमेंटम भी बाई डायरेक्शन में सोचना। ऐसा अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन वो पूछेगा कभी। सिंपली क्या होता है कि पोजीशन में देता है या मोमेंटम में देता है, ठीक है, तो चर्चा नहीं करता है कि किस डायरेक्शन का बात है, तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर कभी चर्चा कर दिया तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि पोजीशन जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं उसके अनसर्टेनिटी को, तो मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। खैर छोड़ो इसको, बस एक बार खाली हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बात खत्म। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बाई डायरेक्शन में पोजीशन में अनसर्टेनिटी बी है, ठीक है, तो मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी होगा। तब ऐसे सोचिएगा कि अगर जो बी को आप डिक्रीज करते हैं तो बी को डिक्रीज, देखिए बी ऐसे था, इसको आप डिक्रीज करिएगा तो अब कम जगह ना हो गया इलेक्ट्रॉन जाने, और कम करेगा तो और कम हो गया। तो कहने का सेंस क्या है कि जैसे 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 बी इतना है तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है, और किया तो और कम दूरी हो गया, और कम किया तो और कम दूरी हो गया। तो ये समझ रहे हो कि बी को जैसे जैसे घटाइएगा बाई डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी जो होगा पोजीशन में वो डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया होगा, तो वही बोल रहे हैं कि बी को अगर आप डिक्रीज करिएगा तो अनसर्टेनिटी इन बाई डायरेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। बी को अगर आप डिक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो बाई डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और बाई डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी पोजीशन का अगर डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि बाई डायरेक्शन में मोमेंटम का अनसर्टेनिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। इसको अगर आप कम कर रहे हैं, मतलब अनसर्टेनिटी को कम कर रहे हैं पोजीशन के व्यू से बाई डायरेक्शन में, तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में ज्यादा ना अनसर्टेन हो जाएगा जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर तक जा सकता है। तो वही है कि अगर जो अनसर्टेनिटी पोजीशन में आप कम करिएगा बाई डायरेक्शन में, तो बाई डायरेक्शन में मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और मोमेंटम में जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक आपको फैला हुआ दिखेगा। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ क्या होगा, फ्रिंज विड्थ या सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। इसके हेल्प से हम देखो एक चीज समझना, अगर जो केवल ये एक्सप्लेन करना आता तो हम इसको स्किप कर देते, नहीं बताते। इसको बताने का मकसद क्या था ना कि आपके दिमाग में ये बात डालना कि जिस डायरेक्शन में तुम पोजीशन में अनसर्टेनिटी देख रहे हो उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में अनसर्टेनिटी देखना। इसके पहले तक क्या था कि पोजीशन और अनसर्टेनिटी के बारे में बात करता था, पोजीशन और मोमेंटम के बारे में बात करता था। किस डायरेक्शन में पोजीशन, किस डायरेक्शन में मोमेंटम, इसका बात नहीं करता था तो हम लोग नहीं सोचते थे। लेकिन अगर जो वो चाहेगा तो तुमको फंसाना चाहेगा
कि मोमेंटम इस डायरेक्शन में और पोजीशन इस डायरेक्शन में, तो उसको तुम पकड़ लेना। ऐसा जनरली चर्चा नहीं करता है, तो यूजुअली माने जो बच्चा जानता है इस बात को, जो बच्चा नहीं जानता है, दोनों बना लेता है। लेकिन अगर जो वो फंसाना चाहेगा, तो तुम अगर इस बात को जानते हो तो नहीं फंसोगे। क्या कि जिस डायरेक्शन में पोजीशन में अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का अनसर्टेनिटी देखना आता है। एक्स के डायरेक्शन में आप अनसर्टेनिटी दिख रहे हैं, किसका? पोजीशन का, तो मोमेंटम भी एक्स के डायरेक्शन वाला ही लिखिएगा, तब अनसर्टेनिटी वाला रूल लगा सकते हैं, डेल्टा पी इनटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। जेड डायरेक्शन में अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी आप देख रहे हैं, तो मोमेंटम भी जेड ही डायरेक्शन वाला बात करिएगा। तो इस एग्जांपल के पहले हम बात किए थे कि इस डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी या इस डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी, बात नहीं किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात की है, मेरा मकसद ही था कि तुमको ये बताना कि छोटू इसके बारे में नहीं भी जानोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो किसके पहले तो बना है, किस डायरेक्शन में मत सोचो, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन कभी ना कभी इस पर भी तुमको लपेटेगा। जेईई में एक बार क्वेश्चन पूछा है इस पे, ये एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है, वो कोई दूसरा चीज है, लेकिन उसमें इसका यूज किया। तो इस चीज को आप समझिएगा थोड़ा सा, क्या कि सिंपल भाषा में अगर जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को 2-3-4 लाइन में बोलना है तो क्या बोलेंगे? तो पहला चीज तो ये होना चाहिए, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई, या डेल्टा e इंटू डेल्टा t ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। ये पता है, और ये कॉमन सेंस की बात है कि डेल्टा p इंटू डेल्टा x ये कांस्टेंट का तभी होगा जब एक कम रहेगा तो दूसरा ज्यादा होगा। तो एक में एरर कम तो दूसरा में एरर ज्यादा, एक में अनसर्टेनिटी कम तो दूसरा में अनसर्टेनिटी ज्यादा, एक में एक्यूरेसी कम तो दूसरा में एक्यूरेसी ज्यादा, ठीक है। तो एक कहानी वो हो गया, और उसके बाद न्यूमेरिकल वाला बताइए दिए कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p से कैसे डील होता है। एक का मिनिमम बोलेगा तो दूसरा का मैक्सिमम बोल दीजिएगा, और मिनिमम मैक्सिमम का जब चर्चा करिएगा तो इक्वालिटी रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट इक्वल भी कर सकते हैं। तो बेहतर है डायरेक्ट इक्वल करके बना दीजिए, ठीक है। और हाइजेनबर्ग का ब्यूटी क्या है कि वो दो पॉइंट को बड़ा इजीली एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। बहुत सारे चीज को एक्सप्लेन करता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में 2 पॉइंट वाला है। पहला, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसको बड़ा इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। दूसरा, डिफ्रैक्शन में क्या होगा कि डिफ्रैक्शन में स्लिट विड्थ को आप चेंज करिएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा का भी विड्थ चेंज होता है, इसको ये एक्सप्लेन कर देता है। इसको घटाएंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा घटेगा। ये इधर से नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमको क्या करेगा, वेव ऑप्टिक्स वाला फॉर्मूला तो डायरेक्ट जवाब दे देगा, लेकिन ये जानना है कि इसको हाइजेनबर्ग क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। और एक जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया थ्योरेटिकल व्यू से, क्या कि जिस डायरेक्शन में पोजीशन में अनसर्टेनिटी देखोगे, मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में सोचना है, माने अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में सोचना है। एक्स के तरफ तुम पोजीशन में देखो और वाई के डायरेक्शन में तुम मोमेंटम में अनसर्टेनिटी देखो, तो तुम नहीं लिख सकते हो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बाई ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई, ऐसा तुम नहीं लिख सकते हो। ये बात समझ में आया, ठीक है। हर हालत में डेल्टा जेड लिखोगे, माने वाई के डायरेक्शन में तुम क्या लिख रहे हो, पोजीशन में अनसर्टेनिटी लिख रहे हो, तो बाई के ही डायरेक्ट सॉरी जेड के डायरेक्शन में अगर तुम पोजीशन में अनसर्टेनिटी लिख रहे हो, तो जेड के ही डायरेक्शन में मोमेंटम के अनसर्टेनिटी के बारे में लिखोगे, तभी तुम इसको h by 4 पाई से बड़ा या उसके बराबर लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन चूंकि जनरली x y z का चर्चा नहीं करता है, तो यहाँ पर जो पोजीशन देगा उसको पुट कर देना, जो मोमेंटम देगा उसको पुट कर देना, डील कर लेना। लेकिन ये वाला ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ, कभी स्पेशल डायरेक्शन के बारे में बात कर देता है तो दोनों एक ही डायरेक्शन का होना चाहिए, पोजीशन भी और मोमेंटम भी, ठीक है, चाहे जिस डायरेक्शन में रहे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लास में इसको मात्र 15 से 20 मिनट में बता करके निकल जाया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बस एग्जाम्पल वगैरह गुजार दिया था, जैसे क्यूब वगैरह हो गया, स्फीयर वाला हो गया, जो बताया ना अभी इसके पहले, ये वाला था। ये भी क्वेश्चन अभी तक नहीं किसी ने पूछा है, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन बस केवल इतना बता दिए कि क्लोज सरफेस के अंदर में अगर मैक्सिमम पोजीशन का बात होगा अनसर्टेनिटी का, तो
तो जो मैक्सिमम लेंथ उसके अंदर में हो सकता है वही, जैसे क्यूब में मैक्सिमम लेंथ √3 होता है, स्फीयर में मैक्सिमम लेंथ कितना हो जाएगा 2r। तो बस केवल ये आंख से गुजारा गया है, समझ आ रहा है कि एक बार जब होता है ना कि आदमी झलक देखे हुए रहता है, तो जैसे ही आएगा तुमको लगेगा कि हाँ देखा हुआ, तो बड़ा इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक खत्म हो गया है। अच्छा, एक चीज, एक पॉइंट और है, इसको भी तुम देख लो। समझना जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको याद कैसे करोगे। पहले तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये पॉइंट तुमको याद रहना चाहिए, रीजन एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है ना, वो सपोर्ट करता है बोर मॉडल को भी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ठीक है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो बोर मॉडल को सपोर्ट नहीं करता है, या बोर मॉडल में जो फिक्स्ड ऑर्बिट वाला कांसेप्ट है उसको सपोर्ट नहीं करता है। वाला ने बोर मॉडल तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बोर मॉडल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है कि 2 पॉइंट को केवल क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, इसको याद करना थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों पॉइंट तो याद कर लेना है कि बोर मॉडल, सॉरी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है जो बोर मॉडल और अनसर्टेनिटी दोनों को सपोर्ट करता है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो है वो बोर मॉडल को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, मतलब बोर मॉडल में जो फिक्स्ड ऑर्बिट या फिक्स्ड पोजीशन का कांसेप्ट है उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो टू द पॉइंट इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन याद करने में दिक्कत होगा ये हम जानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या किए हैं कि थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिए ताकि याद रह जाए आपको। कैसे? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, तो अनसर्टेनिटी पढ़ते हैं, जो अभी पढ़ रहे थे। पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, फिर अनसर्टेनिटी, और बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बोर मॉडल। तो पहले उसी सीक्वेंस में तुम लिख देना, इसी दोनों पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया ताकि तुमको याद रह जाए। क्या सबसे पहले पढ़ते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसके बाद पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ठीक है, और उसके बाद पढ़ते हैं बोर मॉडल। तो तीनों को जैसे जैसे पढ़ते हैं उस सीक्वेंस में लिख दिए हैं। और ये याद रखना ना कि पहला वाला आगे दोनों का सपोर्ट करता है, पहला वाला आगे दोनों का क्या करता है, सपोर्ट करता है, और दूसरा वाला अपने आगे वाले को अपोज करता है। मतलब क्या हो गया कि ये वाला इसको भी सपोर्ट करता है और इसको भी सपोर्ट करता है, और ये वाला इसको क्या करता है, अपोज करता है। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सपोर्ट्स बोर मॉडल, अपोजेस बोर मॉडल, नथिंग, ऐसे करके बोल दे सकता है। तो इस चीज को समझिएगा कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो बोर मॉडल को सपोर्ट करता है और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को सपोर्ट करता है। हमको भी नहीं याद है कि कौन सपोर्ट करता है कौन अपोज करता है, हम तो लेकिन एक्सप्लेनेशन से पकड़ लेंगे कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, हम एक्सप्लेन करते हैं उसको, लेकिन वहां पर एक्सप्लेनेशन को सोच करके जवाब नहीं देना है, सीधे टू द पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कौन किसको सपोर्ट करता है कौन किसको अपोज करता है। देखें ठीक मार करके आगे बढ़ गए। ठीक है, तो याद करने का हम फंडा बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, बोर मॉडल। तो ये वाला पहले ही पढ़ चुके थे पिछले ही लेक्चर में, ये वाला इस लेक्चर में पढ़े हैं, और ये वाला आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस में आप याद रखिएगा। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी और बोर मॉडल। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पहला वाला दोनों को सपोर्ट करता है और दूसरा वाला आगे वाले को अपोज करता है। मैं ऐसे याद रख सकते हो, फर्स्ट वाला अपने आगे वाले का सपोर्ट करता है और सेकेंड वाला अपने आगे वाले का क्या करता है, अपोज करता है। पहले ये याद रखना चाहिए, आई होप बैठा दिए तो याद रह जाएगा। एक बार फिर से, सबसे पहले ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, और ये वाला आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस बैठ गया, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। और याद क्या करना है, तो पहला वाला आगे दोनों वाले को सपोर्ट करता है और दूसरा वाला आगे वाले को क्या करता है, अपोज करता है। ये याद रखिएगा। तो पूछा कौन किसको सपोर्ट करता है कौन किसको अपोज करता है, तो डायरेक्ट करिएगा। ये समझिएगा जी, ये दोनों एक ही साथ चलता है, ये दोनों मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी डी ब्रोगली को सपोर्ट करता है, डी ब्रोगली जो है वो किसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट वाला में दोनों तरफ से, इसमें ये दोनों में। ठीक है, खैर बोल रहे तुम तीनों को सीक्वेंस में लिख देना। पहला वाला दोनों को सपोर्ट करेगा और दूसरा वाला आगे वाले को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये याद हो गया होगा आई होप। ठीक है,
अब एक्सप्लेन हम कर देते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं भी जानो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो जानना है, ये नहीं भी जाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो है वो बोर मॉडल को अपोज क्यों करता है? तो बोर मॉडल में क्या होता है, आगे पढ़िएगा या टारगेट में है तो पढ़े हुए होंगे पहले से, तो सुन लीजिए कि बोर मॉडल में फिक्स कर दिया गया है कि इसी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और ऑर्बिट जैसे ही आप फिक्स करते हैं इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को फिक्स कर दिए, क्योंकि किसी भी जगह पर आपको पता है कि नहीं इसी पर चल रहा है, तो टाइम के हिसाब से आपको पता है कि हाँ इसी जगह पर है, आई स्पीड भी है। तो बोर मॉडल के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि बोर मॉडल में क्या किया गया है कि एक्स को फिक्स्ड कर दिया गया है, माने उसके पोजीशन को, और मोमेंटम को भी क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, जो कि हाइजेनबर्ग के हिसाब से पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली 100% करेक्टनेस के साथ आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बोर क्या बोल दिए कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एकदम इसी पर चलेगा और इतना ही स्पीड से चलेगा, जो कि गलत है, क्योंकि बोर जो है वो मोमेंटम को और पोजीशन को फिक्स्ड कर दिए एक साथ। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो फिक्स्ड कर दिए, वो तो हाइजेनबर्ग नहीं तो कि फिक्स करते, हाइजेनबर्ग बोलते हैं कि तुम एगो को बहुत घटाओगे मतलब एकदम सर्टेन देख लोगे, तो ये तुम कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर एक को बहुत ज्यादा सर्टेन करोगे तो दूसरा बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग को ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये पोजीशन को फिक्स कर दिए, हाइजेनबर्ग को ये प्रॉब्लम नहीं है कि बोर क्या किए कि मोमेंटम को फिक्स कर दिए, हाइजेनबर्ग को प्रॉब्लम है कि बोर क्या किए, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ फिक्स किए, और वो क्या है पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से क्या है कि जितना ज्यादा आप पोजीशन को फिक्स करिएगा मोमेंटम उतना ही ज्यादा अनफिक्स होता चल जाएगा, लेकिन ये क्या बोलती है कि दोनों फिक्स है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से, हाइजेनबर्ग के हिसाब से मोमेंटम और पोजीशन को साइमल्टेनियसली फिक्स किया नहीं जा सकता, एक को अगर फिक्स करिएगा तो दूसरा अनफिक्स हो जाएगा, ठीक है, और एक को जितना फिक्स करिएगा दूसरा उतना अनफिक्स होगा, एक को एकदम 100% फिक्स कर दीजिएगा तो दूसरा 100% अनफिक्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक में अगर एरर, ये कॉमन सेंस का बात, यहां देखो ना, डेल्टा, अरे यार, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई हो गया। तो अगर एक को आप एकदम जीरो ले जा रहे हैं तो दूसरा वाला जो है वो इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन उस ढंग से आ सकता है। और अरे ये तो कॉमन मल्टीप्लिकेशन है कि एक को जीरो करोगे तो दूसरा जब इंफिनिटी होगा तब ये फाइनाइट हो सकता है, अदरवाइज तो फाइनाइट होगा नहीं। और अगर इधर से एक्सप्लेनेशन है तुमको पता चल रहा है तो ऐसे करो, डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, और इस डेल्टा एक्स को तुम इधर ला लो। आइए तुमको बता रहा हूं कि अगर इसको तुम जीरो की तरफ टेंड कराओगे तो ये इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, अदरवाइज मैंने ऐसे ये लिखने का जरूरत नहीं, तुम इसी से डील कर सकते हो मैथमेटिकली भी, कि कभी भी किसी का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट की तरफ जा रहा है तो एक को घटाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, और एक को अगर जीरो कर दोगे तो दूसरा इंफिनिटी हो जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग यही बोल रहे हैं कि हाइजेनबर्ग क्या बोलेंगे, अगर हाइजेनबर्ग सपोज बोर को उपदेश देते हैं, जैसे गीता में कृष्ण दिए ना अर्जुन को उपदेश, वैसे हाइजेनबर्ग अगर बोर को उपदेश देते तो हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं, हे बोर, अगर तुम पोजीशन को फिक्स करोगे तो मोमेंटम में इनफाइनाइट का एरर हो जाएगा, ठीक है। मतलब हे बोर, अगर तुम पोजीशन को फिक्स करोगे तो मोमेंटम को फिक्स नहीं कर सकते। ये क्या किए हैं, मैंने ऐसा समझ लो कि ये कौन है, तो ये अर्जुन है, एक बात बता रहे, और ये कौन है, तो ऐसा समझो कि ये कृष्ण है, ठीक है। तो ये इनको उपदेश दे रहे हैं, क्या ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि मतलब कुछ अपना दिए, माने अर्जुन क्या था, थोड़ा कंफ्यूज थे कि क्या करना है नहीं करना, लड़ाई करना है कि नहीं करना। तो ये एक तरह से ऐसा समझो कि ये क्या बोले कि पोजीशन फिक्स्ड है कि यहीं पर मूव करेगा,
और उसका मोमेंटम भी फिक्स है कि इसी में मूव करेगा और इतना ही मोमेंटम से मूव करेगा, ये बोल रहे हैं कौन? बोर। आगे पढ़ना है जी, टारगेट में तो आप समझ रहे होंगे कि बोर क्या करते हैं कि r का वैल्यू तो 0.53 एंगस्ट्रम माइनस पर बाई जेड, v का वैल्यू कितना होगा तो c by 137 जेड बाई एल, तो ये v भी फिक्स कर देते हैं और पोजीशन भी फिक्स कर देते हैं, मतलब मोमेंटम भी फिक्स करते हैं और पोजीशन भी फिक्स करते हैं। तब कौन बोलेंगे? हाइजेनबर्ग बोलेंगे, हे बोर, अगर तुम पोजीशन को फिक्स करोगे तो मोमेंटम को छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम मोमेंटम को फिक्स करोगे तो पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा। माने ऐसे बोल रहे हैं कि अगर तुम मोह को छोड़ोगे तभी धर्म की तरफ जा सकते हो, और अगर धर्म को छोड़ोगे तो मोह की तरफ जा सकते हो। समझ में आ रहा है? वही अरे ऐसे मजाक में हमारी बतानी है, बोलनी है बात। फिर भी हम एक बात बोल रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन अगर नहीं भी जानिए तो ऐसा नहीं कि बहुत पहाड़ टूट पड़ेगा, जानना चाहिए, लेकिन नहीं भी जान रहे हैं तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। लेकिन ये याद रहना चाहिए आपको कि डी ब्रोगली जो है वो हाइजेनबर्ग वाले को भी सपोर्ट करते हैं, माने, और बोर मॉडल को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली बोर मॉडल को कैसे सपोर्ट करते हैं? तो इसका एक कहानी चलता है जो आप बोर मॉडल में पढ़िए कि डी ब्रोगली के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, और बोर मॉडल में भी क्या होता है ना कि पेरीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? एन लैम्डा के बराबर होता है। ये अभी नहीं पता चलेगा, वहीं पर एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम बना करके कि इलेक्ट्रॉन जो स्टैंडिंग वेव की तरह काम करता है तो उसका वेवलेंथ के हिसाब से पेरीमीटर के लेंथ को नाप लिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे, माने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोर मॉडल को कैसे सपोर्ट कर रहा है, ये हम बोर मॉडल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये इसको कैसे सपोर्ट कर रहा है ये बोर मॉडल में एक्सप्लेन करेंगे, ये इसको कैसे अपोज कर रहा है ये एक्सप्लेन कर दिए कि इनके हिसाब से दोनों फिक्स है और इनके हिसाब से दोनों फिक्स नहीं हो सकता है, एक को अगर फिक्स करना चाहोगे तो दूसरा अनफिक्स होगा। ठीक है, तो ये इसको कैसे सपोर्ट करेगा ये आगे बताएंगे, ये इसको कैसे अपोज किया ये अभी बता दिए। अब एक चीज और बच गया कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को कैसे सपोर्ट किया ये बताना रह गया। फिर से एक बार बोल रहे छोटू, एक्सप्लेनेशन नहीं भी याद रहे तो ये याद रहना चाहिए कि कौन किसको सपोर्ट किया, कौन किसको अपोज किया। डी ब्रोगली इसको सपोर्ट किए, इसको भी सपोर्ट किए, ये इसको क्या किए? अपोज किए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका हम दे दिए, इसका वाला बाद में देंगे। और इस दोनों का एक्सप्लेनेशन मतलब डी ब्रोगली कैसे सपोर्ट किए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को, ये वाला हम बता देते हैं, लेकिन तेजी में बताएंगे। तेजी में क्यों बताएंगे इसको समझना, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उस एक्सप्लेनेशन के चक्कर में जो पढ़े हो वो भी दिमाग से निकल जाए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो अभी बताने जा रहे हैं कि ये इसको एक्सप्लेन करेगा, ये एक्सप्लेनेशन समझ जाओ, अच्छा नहीं समझो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन चूंकि बन रहा है वीडियो इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, जैसे कि मेडिकल के स्टूडेंट हो, दिमाग नहीं लगाओ, सीक्वेंस में जो है ये इस दोनों को सपोर्ट करेगा, ये इसको अपोज करेगा, याद कर लो, अब बात खत्म है, एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं रखो। ठीक है, यूजुअली हम केवल एक बात बता रहे हैं कि समझना, एक्चुअली डी ब्रोगली के हिसाब से क्या हुआ कि लैम्डा का वैल्यू जो था वो h/p था। ये हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हम चाहेंगे कि तुम नहीं समझो, हम समझा रहे हैं लेकिन हम चाहेंगे कि तुम नहीं सुनो बोल रहे हैं, समझो नहीं, वो तो समझाएंगे समझिए जाओगे, लेकिन हम एकदम तेजी में बोलेंगे कि जो समझने वाला रहेगा समझ जाएगा और जो नहीं समझेगा वो खुश हो जाना कि अच्छा हुआ कि नहीं समझे। ठीक है, तो देखो डी ब्रोगली के हिसाब से लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर है? h/p के बराबर है। तो डी ब्रोगली क्या बोल रहे हैं कि डी ब्रोगली के हिसाब से लैम्डा का वैल्यू h/p है, तो अगर p फिक्स्ड रहेगा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? लैम्डा इक्वल टू h/p, तो अगर p फिक्स्ड रहेगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये फिक्स्ड है, इसका मतलब लैम्डा भी फिक्स्ड है। डी ब्रोगली ये कौन दिए हैं? डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन या तो एक बार में समझ जाना, थोड़ा भी दिक्कत लगे
तो क्या होगा कि जो शून्य हो उसको भी खत्म कर देना, ठीक है। क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, तुमको इसी का जरूरत है। कंपटीशन में तुमको यही वाला यूज होगा, इसका यूज नहीं होगा। मसला एक्सप्लेन कर देते हैं। डी ब्रोगली के हिसाब से लैम्डा का वैल्यू h/p है। तो अगर p फिक्स्ड है और h भी है जो कि कांस्टेंट है, तो लैम्डा कांस्टेंट हो गया। अरे ये बदल नहीं रहा, फिक्स्ड हो गया। तो ये फिक्स्ड है और h भी फिक्स्ड है, इसका मतलब लैम्डा क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया या कांस्टेंट हो गया। और लैम्डा फिक्स्ड तभी हो सकता है, आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन किया जी एक पॉइंट के तौर पर, क्या कि लैम्डा फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट स्पेस में है, इनफाइनाइट स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, फिर से समझना। तो अगर समझना तुम क्या लिखने जा रहे हो। अगर मोमेंटम फिक्स्ड है h, तो डी ब्रोगली के हिसाब से अगर मोमेंटम फिक्स्ड है और h भी फिक्स्ड है, तो लैम्डा भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि p अगर फिक्स्ड है तो लैम्डा भी फिक्स्ड हो गया। और लैम्डा फिक्स्ड होना इसका मतलब वो इनफाइनाइट स्पेस में फैला हुआ। ये हम आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या किए थे कि पॉइंट लिखाए थे, ठीक है, कि किसी भी वेव का अगर वेवलेंथ फिक्स्ड है तो वो इनफाइनाइट स्पेस में होगा, या कोई भी वेव अगर फाइनाइट स्पेस में है तो उसका वेवलेंथ अनफिक्स्ड होगा। ये हम आपको डी ब्रोगली वाला में ही बताए थे, ठीक है। तो लैम्डा फिक्स्ड है, इसका मतलब है कि जो भी वेव है वो कितना में फैला हुआ है, इनफाइनाइट स्पेस में फैला है। और कोई भी जो इनफाइनाइट स्पेस में फैला है, इसका मतलब उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट है। अरे वो इनफाइनाइट स्पेस में फैला हुआ दिख नहीं रहा, इसका मतलब कहीं भी हो सकता है। तो क्या समझे कि इनफाइनाइट स्पेस में अगर वो फैला है, इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये कौन बता रहा है, ये डी ब्रोगली बता रहे हैं, क्या कि लैम्डा का वैल्यू h/p है और ये अगर फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, तो लैम्डा भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो डी ब्रोगली के हिसाब से अगर p फिक्स्ड है तो लैम्डा भी फिक्स्ड होगा। लैम्डा फिक्स्ड है तो इनफाइनाइट स्पेस में फैला होगा, ये वेव थ्योरी बताता है, ठीक है। लैम्डा फिक्स्ड है तो इनफाइनाइट स्पेस में फैला होगा, इनफाइनाइट स्पेस में फैला हुआ होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन में एरर इनफाइनाइट का होगा। ये किसके थ्रू आया, डी ब्रोगली के थ्रू। और हाइजेनबर्ग भी तो यही बोल रहे हैं। हाइजेनबर्ग क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, इसका मतलब डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई डेल्टा p। अरे हाइजेनबर्ग के हिसाब से ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p था ना h/4 पाई, तो डेल्टा p को इधर कर दिए। तो हाइजेनबर्ग के हिसाब से क्या हो गया जी कि अगर जो p को फिक्स करोगे, हाइजेनबर्ग के हिसाब से समझना, अगर p को फिक्स करोगे इसका मतलब इसमें एरर 0 का होगा। अगर p को तुम फिक्स करते हो, एक मिनट, अगर तुम p को फिक्स करते हो, देखना यहां, अगर तुम p को फिक्स करते हो तो डेल्टा p 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो ये वाला इनफाइनाइट होगा। देखो तो कि दोनों तरफ से आया कि नहीं। डी ब्रोगली के हिसाब से अगर p को तुम फिक्स करोगे तो लैम्डा फिक्स हो जाएगा, और अगर लैम्डा फिक्स हो जाएगा तो इनफाइनाइट स्पेस में वेव फैला हुआ रहेगा, और इनफाइनाइट स्पेस में अगर फैला हुआ रहेगा इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब ये डी ब्रोगली बोले कि अगर तुम मोमेंटम को फिक्स कर दोगे तो पोजीशन में एरर कितना का हो जाएगा, इनफाइनाइट का हो जाएगा, ठीक है, ये डी ब्रोगली बोले। और हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं, वही बात कि अगर तुम p को फिक्स करोगे तो डेल्टा p 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब हाइजेनबर्ग भी बोल रहे हैं कि अगर तुम p को फिक्स करोगे तो डेल्टा x इंफिनिटी हो जाएगा, और डी ब्रोगली और वेव वाला कांसेप्ट मिला करके भी बनाया गया, तो p को फिक्स करोगे तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। दोनों के कंडीशन मैच कर गया, इसका मतलब ये इसको सपोर्ट करता है या ये इसको सपोर्ट करता है।
समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक ढंग से और इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ये तो हम डेल्टा एक्स इनफिनिटी बनाने की है। अब क्या होगा कि p को वेरी करके भी एक्सप्लेन कर दिया जा सकता है कि अगर p वेरिएबल होगा तो लैम्डा है जो कि फिक्स नहीं होगा, उसके बेसिस पर भी दोनों तरफ से एक्सप्लेन कर दिया था। तुम इतना ही अभी जान लो तो काम बन जाएगा। हम फिर से एक बार बोल रहे हैं कि इधर जो भी बोले ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, इसका यूज तो तुमको कहीं नहीं, बस केवल हम एक बार बता दिए, कैसा नहीं लगे कि टीचर है जो केवल याद किए हुए, तुमको हम बोल रहे हैं कि याद कर लो। देखो हमको नहीं भी याद रहेगा तो हम एक्सप्लेनेशन से पकड़ लेंगे, ठीक है, लेकिन तुमको कंपटीशन में टाइम नहीं है। अगर हम भी कंपटीशन में बैठे हुए रहेंगे तो सोच के नहीं बनाएंगे, याद रहेगा तभी बनाएंगे, अदरवाइज वहां सोचने लगेंगे टाइम ही घट जाएगा। ये चीज समझे? तो इसको कैसे याद करेंगे कि सबसे पहले किसको पकड़ते हैं, पकड़ते नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, पिछले लेक्चर में पढ़े। उसके बाद किसको पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को। उसके बाद किसको पढ़ेंगे, बोर मॉडल को। तो तीनों हो गया है? तो ऐसे याद रखना कि पहला वाला दोनों को सपोर्ट करता है और दूसरा वाला आगे वाले को अपोज करता है। पहला वाला आगे वाले दोनों सपोर्ट करता है और दूसरा वाला आगे वाले को क्या करता है, अपोज करता है। ये रटा हुआ है, एक्सप्लेनेशन जानो नहीं जानो भान में जाओ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इतना जान जाओगे तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में तुमको कोई फंसा नहीं सकता है। ये दोनों पॉइंट जी है, ये दोनों जो पॉइंट लिखा गया है, मतलब ये तीनों के हेल्प से ये वाला पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में दिए हुए थे, एनसीईआरटी में ऐसे लिख करके दिया है कि ये इसको सपोर्ट करता है, इसको सपोर्ट करता है, ये इसको सपोर्ट नहीं करता है। हम उसको जान के ऐसा बैठा दिए ताकि आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो ये समझिएगा जी, ये आगे वाले दोनों को सपोर्ट करता है और ये आगे वाले को क्या करता है, अपोज करता है। और यहाँ पर सपोर्ट वाला जब भी बात चलेगा ना, सपोर्ट वाला बात जब भी चलेगा तो इस दोनों में ध्यान रखना कि ये इसको सपोर्ट करता है, ये इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और कोई मतलब नहीं हो, तुमको पता चल जाएगा। तो आई होप, अच्छा अब कॉम्पटन वाला आ गया तो ये टॉपिक है जो कि क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ऑफलाइन जब पढ़ाया जाता है ना तो ऐसे नहीं किया जाता है, टू द पॉइंट बता करके 15 मिनट में निकल जाया जाता है, क्योंकि उतना ही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि तुम्हें एक बार सब कुछ देख लो, खुदा न खास्ते क्वेश्चन है जो कि थ्योरेटिकल पूछ दे तो बन जाना चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, क्लियर होना ही चाहिए, कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें कुछ फंसा हुआ बात है। और जो पूछा है वो भी हम आपको बता दिए, जो नहीं पूछा है वो भी इसलिए बताएं कि उसी ढंग का क्वेश्चन एकदम फिक्स है, आज पूछे, कल पूछे, परसों पूछे, पूछेगा, ठीक है, ओके।